बड़ी तेजी से सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। आप देख ही रहे हैं, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो आम इंतखाबात का मामला हो, चाहे वो सिक्योरिटी के मामला हो, रोजाना बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है उसने तो वफाकी हुकूमत को परेशान कर दिया है, पीडीएम इत्तेहाद को परेशान कर दिया है। और इस वक्त पीडीएम के सब बड़े बैठकर उस जगह कॉल्स कर रहे हैं किसी तरह से अदालत खुल जाए और किसी तरह से इनको अवामी अदालत में जाने से बचा लिया जाए। ये फैसला तो हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले हुई, 2 दिन जारी रही और उसमें ये यकीनन बात देखी गई होगी कि करना क्या है। ये वो खानदान है जिनका आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब क्या तकरीर की थी कि तालिबान जो है वो पंजाब में हमले ना करें, क्योंकि हम और आप तो एक हैं, हमारा तो नजरिया एक है, हमारी तो सोच एक है, हमारी तो अप्रोच एक है। डिफॉल्ट की जिस तरह बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो हम नजर डालते हैं कि डिफॉल्ट है क्या, और अगर डिफॉल्ट होता है तो उस सूरत में फिर सूरत हाल किसी मुल्क की क्या होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं सिद्दीक जान। बड़ी तेजी से सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। आप देख ही रहे हैं, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो आम इंतखाबात का मामला हो, चाहे वो सिक्योरिटी के मामला हो, रोजाना बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है उसने तो वफाकी हुकूमत को परेशान कर दिया है, पीडीएम इत्तेहाद को परेशान कर दिया है। और इस वक्त पीडीएम के सब बड़े बैठकर और सर जोड़कर बैठे हैं, मुख्तलिफ जगह कॉल्स कर रहे हैं किसी तरह से अदालत खुल जाए और किसी तरह से इनको अवामी अदालत में जाने से बचा लिया जाए। मामला यह है कि वफाकी हुकूमत जो कि इस वक्त किसी भी तरह के इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होना थे, लेकिन 12 रोज कबल जो वफाकी हुकूमत है इन्होंने जो यूनियन काउंसिल्स हैं इस्लामाबाद की, उनकी तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी। और ये पहली मरतबा नहीं था, इससे पहले भी इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो यूनियन काउंसिल की तादाद थी वो 50 से 101 कर दी थी और अब 101 से 125 कर दिया। इस तरह से इन्होंने राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की। पहले मरले में तो इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया, लेकिन फिर ये अदालत में गए, अदालत ने मामला फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो शरीफ खानदान चाहता था, जो पीडीएम चाहती थी, जो ये हुकूमत चाहती थी। और उन्होंने इलेक्शन को, इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। फिर ये मामला अदालत में आया, 2 रुकनी बेंच से एक मामला ज़ाहिर वगैर मौसर हो चुका था। उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो है उनके पास ये केस लगा और आज उन्होंने तारीखी फैसला दिया है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो होगा और उसी शेड्यूल पर होगा जो कि शेड्यूल था, क्योंकि ये तो भी डिटेल रीजनिंग आएगी। लेकिन ये बात जो आर्ग की गई सरदार तैमूर असलम की जानिब से, जो वकील हैं उनकी जानिब से, और जो जमात इस्लामी के वकील हैं उनकी जानिब से, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा की कर नहीं सकते थे। तो बहरहाल ये वो स्टोरी है, ये बड़ी तेजी से इसमें डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो वफाकी हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी जारी है और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से अभी अदालत खुल जाए और इनको अवामी अदालत में जाने से बचा लिया जाए। नूरुल आरिफीन साहब हमारे साथ हैं। नूरुल आरिफीन साहब, अदालत का फैसला भी आ गया, अदालत ने कह दिया कि कल आप जाएं और इलेक्शन कराएं, लेकिन पूरी वफाकी हुकूमत बैठ के ये कोशिश कर रही है किसी तरह से अदालत खुल जाए और हमें अवामी अदालत में जाने से बचा लिया जाए। तो ये बताएं कि क्यों इतने ज्यादा ये खौफजदा हैं अवाम में जाने के से, और दूसरा ये बताएं कि आखिर कब तक इस तरह से अदालतों के पीछे चुप के और डिले करते जाएंगे। अगर आज अदालत खुल भी जाती है और इनको रिलीफ मिल भी जाता है तो क्या समझते हैं आप, कब तक ये इलेक्शन से भागेंगे? एक ना एक रोज़ तो इलेक्शन होना है। आप आज कराएं, 1 महीने के बाद कराएं, 1 हफ्ते के बाद कराएं, 1 साल के बाद कराएं, इलेक्शन तो खैर होना मुक़द्दर ही है। राह फ़रार इख्तियार करना भी समझ में आता है, लेकिन मैं बारहा ही बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो आवाम को ग्रास रूट लेवल से रिलीफ़ की फ़राहमी का पहला ज़रिया, पहला जीना है। और किसी भी हुकूमत की, ना इस हुकूमत की, ना पिछली हुकूमत की, ना आने वाली हुकूमतों की ये तरजीह होती है कि वो आवाम को रिलीफ़ की फ़राहमी को किसी भी हवाले से यकीनी बनाए। उनका काम आवाम को कतार दर कतार ज़लील और ख्वार करके अपना टेन्योर पूरा करना होता है, जिसके बाद फिर उनको दोबारा से जमहूरियत के जो है वो दौरे पड़ने लगते हैं। जमहूर की हालत उनको जो है वो रुलाती है। ये तमाम एक ही सफ़ में खड़े हुए हैं। ये तमाम जब मैं कह रहा हूँ तो फिर ये तमाम मैं कह रहा हूँ। हाँ, रह गई बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की। ये फ़ैसला जिसको सूट करता है भाई वो बगले बजाएगा, और ये फ़ैसला जिसके ख़िलाफ़ है, अभी आपने बताया वो इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो अपने तौर पर जो भी तक्कड़ उन्होंने करने हैं वो करेंगे। लेकिन अगेन 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान गन्ने की उन तमाम फसलों का ये हो रहा है जिसे जमहूर कहा जाता है। ये अजीब जमहूरियत है, मेरी समझ से बाहर है कि जो हमें एक मरतबा फिर
पत्थरों के दौर की तरफ लौटाए दे रही है। मैं अपने बच्चों को जब बताता था कि हम लोग किस तरह से लकड़ी वाले चूल्हे पर आग जला करके और चाय बनाया करते थे, हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी अम्माएँ, तो उनको यकीन नहीं आता था। अब एक मरतबा फिर इस एक जमहूरियत पर अल्लाह की मार हो, तमाम इंसानियत की लानत इस जमहूरियत पर हो, इन तमाम जमहूरियत के ठाकुरों पर हो कि जिनकी मेहनत शाक़ा से हम एक मरतबा फिर उसी दौर की तरफ, पत्थर के उसी दौर की तरफ गाए बगाए जा रहे हैं। जब आँख खुली थी तो हमने देखा था कि बड़ी बड़ी बसें शहर का मुक़द्दर थी, मुल्क में ट्राम सर्विस वगैरह तो खैर हमने अपने होश में नहीं देखी, वो अम्मा वगैरह के ज़माने के साथ ही मफकूद हो गई वो चीज़ें। लेकिन बहरहाल उमूमी तौर पे सूरत हाल इतनी दिगरगू नहीं थी, इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब है। अब तो आप बहरान का नाम लीजिए और बहरान तैयार है, और अब आने वाले दिनों में एक और बहरान जो है वो हमारा मुंतज़िर होगा। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, अभी तक मीडिया में किसी ने इस बारे में इशारा तक नहीं किया, मैं आपको पहले से बताए दे रहा हूँ। एक मरतबा फिर कोरोना की नई वेव को, नए वेरिएंट को इंपोर्ट करने की कोशिशें जो है वो इब्तदाई मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, एक मरतबा फिर इस बीमारी के, इस वबा के नाम पर हराम कमाने का सिलसिला इदारों की जानिब से भी और शख्सियात की जानिब से भी और जो है वो उनके सहूलतकारों की जानिब से भी और जो हमारे सियासतदान हैं उनकी जानिब से भी शुरू कर दिया जाएगा। तो यही है पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ जमहूरियत, जिसको मैं मौरूसियत की बदतरीन शक्ल समझता हूँ। ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त जो मकामी हुकूमतें हैं, बल्दियाती जो निज़ाम है हमारा, जो बल्दियाती इदारे उनके वाले से बात की है, लेकिन ये बताएं कि एक तो आपका एनालिसिस क्या है कि क्या हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि अदालत रात को खुल जाए तो वो कामयाब हो जाएंगी, आपका एनालिसिस क्या है? और आप इसमें भी थोड़ा सा एक पाकिस्तानी के तौर पे, ज़ाहिर है अदालतें आज़ाद हैं अपने फैसले करने में, अदालतें बिल्कुल फैसला कर सकती हैं कि मैं अदालत खोल के और इनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन एज ए पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, क्या अदालत अब रात को खुलनी चाहिए इस काम के लिए कि इलेक्शन रोक दिए जाएँ और अवाम का जो वोट का हक है वो अवाम का इस्तेमाल ना करे और कल इलेक्शन ना हो, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है? तो आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहेंगे? यानी एक एनालिस्ट के तौर पे तो अलग बात है कि क्या अदालतें रात को खुलनी चाहिए इस तरह से, जब हुकूमतें चाह रही हो कि अदालत खुले और हमें रिलीफ दे दे? जी हाँ, जब सियासी जमातें चाहती हैं और अदालतें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, सिर्फ इसलिए कि अदालतों में बैठे कुछ लोगों के घर वाले किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जब अदालतें उस वक्त खुल जाती हैं तो फिर इस वक्त अदालतें क्यों नहीं खुलें? और आपको पता नहीं किसने बता दिया कि हमारे यहाँ इदारे आज़ाद हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मैं कल एक प्रोग्राम करने वाला था, शुक्र मनाइए कि वो प्रोग्राम मैंने नहीं किया, लेकिन और बहुत सारी जगहों से इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं। अगर सिर्फ 2-1 आर्टिकल ही पढ़ करके गोश गुजार कर दिया जाए तो पता चल जाएगा किस इदारे की कितनी तौक़ीर है। यहाँ अदालतें ना अपनी मर्ज़ी से खुलती हैं ना बंद होती हैं। अदालतों के खुलने के लिए भी टेलीफोन आते हैं और अदालतों को बंद करवाने के लिए भी टेलीफोन आते हैं। अदालतों के फैसले जारी करवाने के लिए भी टेलीफोन आते हैं। कोई फैसला, जब मैं कोई फैसला कह रहा हूं तो जहन में रखिएगा, कोई फैसला बगैर इन्फ्लुएंस के नहीं हो रहा, आज भी, इससे पहले भी। अगर आप कहेंगे तो मैं गाए बगाए इसकी मिसालें भी दे दूंगा। देखें, इसमें एक और चीज़ ये है कि अभी राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कह रहे हैं कि हम कल इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि जी हमारे पास फोर्स नहीं है। अब मसला ये है कि ये हुकूमत एक जो बहुत अपने सियासी फायदे के लिए, एक मुल्क के लिए जो गलत चीज़ कर रही है वो ये कर रही है कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है और हुकूमती इदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या होने वाला है, और अगर हमने यहाँ बल्दियाती इंतखाबात करवाए तो खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा धमाका होगा, कई जानें चली जाएंगी। और यहाँ तक कहा जा रहा है जो हुकूमत है, उनके जो हुकाम है, कि जनाब आप इस्लामाबाद में फ़ौज लगानी है लगा दें, रेंजर्स लगानी है लगा दें, पुलिस लगानी है लगा दें, लेकिन इन सब की मौजूदगी ऐसी लगानी है तो लगा दें, यानी 4 ये फोर्सेस लगाने के बावजूद हम इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ धमाका हो गया है। अगर हुकूमत ही, देखिए एक तो जाहिर है हमारा नैरेटिव ये होता है, हम पूरी दुनिया के कहते हैं कि नहीं हम एक महफूज मुल्क हैं, दहशतगर्दों की पनाहगाहें हमने ख़त्म कर दी हैं, दहशतगर्दों की कमर हमने तोड़ दी है, और ये जो इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं इन पर भी हम काबू पा लेंगे और इतनी परेशानी की बात नहीं है। हम इन्वेस्टर्स को भी ये कह रहे हैं, हम बैरूनी सरमायाकारों को भी ये कह रहे हैं कि जनाब आप आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो सकती है, यहाँ पे खेल भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है क्योंकि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। अब हुकूमत सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए, अपने आप को अवामी गैज़ो गज़ब से बचाने के लिए, अवाम में जाने से बचने के लिए हर फोरम के ऊपर ये कह रही है जनाब कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और माहौल बहुत खौफनाक है
और अगर हम तो यहाँ पे शहर इक़्तिदार जो 27 किलोमीटर का है, वहां पे भी हम 27 किलोमीटर के शहर इक़्तिदार जो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, हम वहां भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पे तो खुदा न खासा बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो जाएगी और हमारी फौज, रेंजर्स, पुलिस और एफसी मिलके भी 27 किलोमीटर का जो शहर है यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा सकती। और इसी तरह से उन्होंने पहले जो इमरान खान साहब के लिए थ्रेट लेटर जारी किया था, उसमें भी इन्होंने यही हमाकत की। इन्होंने उसमें लिख दिया कि इमरान खान को इसलिए रावलपिंडी नहीं आना चाहिए, इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए 26 नवंबर को, कि दाइश उन पर हमलावर हो सकती है। हम पूरी दुनिया में नैरेटिव ये बनाते हैं, पूरी दुनिया को हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान में दाइश नहीं है, और आप खुद हमारी वजारत दाखिला सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये लेटर पे लिखती है कि यहाँ दाइश हमला कर सकती है, यानी दाइश यहाँ पर मौजूद है। तो हुकूमत को ये देखना चाहिए कि अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना कि जनाब हम इतने गैर महफूज मुल्क हैं कि यहाँ पे 27 किलोमीटर के इलाके में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो नूरुल आरिफीन साहब, ये कितना एक खौफनाक अमल है कि इस तरह से ऑन रिकॉर्ड। जी उसामा भाई भी आ चुके हैं। जी उसामा भाई, आप बताएं कि किस तरह से फिर ये होगा कि इंटरनेशनली आप ये बता रहे हैं कि हमें गैर महफूज मुल्क है, यहाँ पे हम 27 किलोमीटर के इलाके में इलेक्शन नहीं करवा सकते। और बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन अब जिस तरह इस्लाम कोर्ट का जब ऑर्डर आया है और उसमें दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत को भी पाबंद किया गया है कि आप भी पूरी तरह से अब ताउन करें। तो अब नूर आरिफीन, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई भी नहीं चाहता आवाम के पास जाना, कोई भी हो। और या तो वो सियासत कोई बदल गई है पाकिस्तान में कि सियासतदानी अब लोगों से भाग रहे हैं, आवाम से भाग रहे हैं। वो सियासतदानी क्या जो आवाम में ना चाहे, जो वोट, जो बैलेट पर यकीन ही ना रखे। जी नूर आरिफीन, आपको आवाज़ आ रही? मेरा ख्याल है नूर आरिफीन को शायद आवाज़ नहीं जा रही। हम दोबारा उनसे रब्ता करके इस बारे में बात करें। तो सिद्दीक जान, जिस तरह आप बात कर रहे थे, वाकई ये अब अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान में कि कोई भी सियासतदान, कोई रहनुमा अब लोगों में नहीं जाना चाह रहा, अवाम में नहीं जाना चाह रहा। तो यहाँ तो अब सियासत तो फिर नज़र ही नहीं आ रही। इसीलिए फिर कह रहे हैं कि जी हुकूमत भी चाह रही है कि केयर टेकर सेटअप जो है उस तरफ जाया जाए। बहरहाल दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि अब भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। तो आरिफीन साहब को आवाज़ आ रही है? अच्छा, सिद्दीक जान से हम बात करते हैं। सिद्दीक, अब ये फ़ैसला तो हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पहले हुई, उस 2 दिन जारी रही और उसमें ये यकीनन बात देखी गई होगी कि करना क्या है, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होती है, फिर शायद ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाता है कि इसको पॉलिटिकल ओनरशिप तो मिले कम से कम कि एक बड़ा ऑपरेशन एक होने जा रहा है। लेकिन उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया जाता अगर, तो ये तो फिर इसमें भी सियासत हो रही है। तो ये हुकूमत और जिस तरह के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं, वो तो आज तक ऑडियो वीडियो से ही निकल रहे हैं। वो तो तस्दीक कर रहे हैं जी हाँ जी इमरान खान की ऑडियो बिल्कुल ठीक थी, मैंने देख लिया है। तो वज़ीर दाखिला की सोच तो ऑडियो से आगे नहीं जा रही। वो ऑपरेशन को क्या ओनरशिप देंगे? देखें, ये वो ख़ानदान है जिनका आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब क्या तकरीर की थी कि तालिबान जो है वो पंजाब में हमले ना करें, क्योंकि हम और आप तो एक हैं, हमारा तो नज़रिया एक है, हमारी तो सोच एक है, हमारी तो अप्रोच एक है। फिर ये वही एक शरीफ ख़ानदान है, जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और ऑपरेशन ज़रब और कुछ और ऑपरेशन होने थे तो वो रिलेक्टेंट थे। क्यों रिलेक्टेंट थे? क्योंकि दहशतगर्दों ने कहा हुआ था कि अगर आपने हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की तो हम आपके बच्चों को निशाना बनाएंगे। तो इनको अपने बच्चे इतने अजीज थे कि उस वक्त ऑपरेशन में जाने नहीं चाहते थे। ये तो फौज ने ऑपरेशन शुरू करके इनको कहा कि अब हमने शुरू कर दिया है, आपने ऑन करना है तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। चले, अच्छी बात है अगर इस बार हमारी फौज चाह रही है कि हमने तो ऑपरेशन करने ही करने, आपने ऑन करना है तो कर लें, पहले आपने अनाउंस करना है तो कर दें, वरना हम तो करने लगे। आप देखें ना, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इन्होंने 27 दिसंबर को जो अपनी वादा की बरसी पर तकरीर की है, एक बार भी टीटीपी का नाम नहीं ले सके। दहशतगर्द कहते रहे, टीटीपी का नाम नहीं ले सके। इतना खौफ था कि टीटीपी लाउस कहूंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दहशतगर्द भाई नाम लेना उनका, आप नाम लेने से क्यों डरते हैं? आपको इतनी फिक्र है अपनी, आपको इतनी अपनी जिंदगी अजीज है कि आपको डर है कि वो आपके ऊपर खुदा न खास्ता हमला कर देंगे, तो आप नाम तो उनका ले नहीं सकते। क्या आप ऑपरेशन करेंगे उनके खिलाफ? और इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं, आप ऑपरेशन शुरू करेंगे, क्या आपको पैसे नहीं चाहिए ऑपरेशन के लिए? और कौम के साथ जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, कौम को जो मायूसी नजर आ रही है, लोगों के पास खाने का नहीं है, ये तो इस तरह के ऑपरेशन उस वक्त होते हैं, जाहिर है इसमें अब करना तो है, अगर फौज ने करना है तो करना है। जी सही, यानी सब जो है मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे या एक सोच तो सबकी एक नजर आए, लेकिन वो हमें अभी होता नजर नहीं आ रहा। ब्रेक का वक्त है जी, न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद आरफी नाम में बात करेंगे। कामरान टसौरी साहब, लग रहा है कि वाकई वो जिस तरह सोने का कारोबार उनका, तो अब एक हार बना रहे हैं दोबारा से MQM का। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला।
वक्त है आरफीन आमा का। कराची की सियासत में फिर हलचल है आरफीन। जी उसामा भाई, हराम को हलाल करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं, बल्कि यूँ कहिए कि ये काम पूरा हो ही चुका है। PSP मुत्तहदा इंज़माम की ख़बरें आ रही हैं। अगर इंज़माम या अदगाम ना भी हुआ तो भी एक इत्तेहाद तो गोया यकीनी ठहरा। PSP कारकुनान को मनाने की कोशिशें PSP क़यादत की जानिब से जारी हैं। गुज़िश्ता रात जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची में लैंड किए तो ये तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। ये फुटेज उसी वक्त की है कि जिस वक्त गवर्नर सिंध को खुशामदीद कहने की अदाकारी की जा रही थी। असल मामला उसके बाद शुरू हुआ है। PSP कारकुनान को कायल करने में बड़ी शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। मैं कारकुनान कह रहा हूँ, लेकिन आप यकीन कर लीजिए कि मुझसे ज़ाती हैसियत में कुछ रहनुमा भी राब्ते में हैं जो अपनी बददिली का, अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फिर हमारी सारी जद्दोजहद क्या इसी दिन के लिए थी कि एक मरतबा फिर हम पतंग के इंतखाबी निशान पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक मरतबा फिर हम MQM को अल्ताफ़ हुसैन की प्रॉपर्टी बताने वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको किस तरह से कायल किया जा रहा है, वो किस तरह से अपने कारकुनान को कायल करेंगे इस एक सियासी इत्तेहाद या अदगाम के लिए। सवालात बहुत से हैं, लेकिन जवाब अभी तक कोई एक भी नहीं आया। मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से अगरचे एक रटी रटाई सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की गई है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी का पेट नहीं भरा। ज़ाती हैसियत में मुझे भी कुछ जवाबात चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे भी वो जवाबात नहीं मिले। मैं आपको एक बात, बड़ी हैरानकुन बात ऑन एयर आज बता देता हूँ। आज से 2 साल कबल मैंने ज़ाती हैसियत में महाजिर कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी के इत्तेहाद की एक कोशिश की थी। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने ज़ाती हैसियत में इन तीनों को मिलाने की एक कोशिश की थी इन द ग्रेटर और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कराचाइट्स। लेकिन मुझे जो जवाब दिया गया वो ये कि अंकल लोग नहीं मानेंगे, वो जिन्होंने इतनी मुश्किल से ये नेक्सस तोड़ा है, अब हमें इकट्ठा नहीं देख सकते। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर गैबी हाथ जो है वो हरकत में आया है, और उस गैबी हाथ के हरकत में आते ही एक मरतबा फिर बाहम शीरो शकर तमाम क़यादत नज़र आती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को वसीम अख्तर, आमिर खान, खालिद मकबूल, बहादुराबाद टोले में जितने ऐब और कीड़े नज़र आते थे, अब गले मिलने में भी महाजिर कौम के मफाद में कोई कबाहत नहीं नज़र आती। वहीं आमिर खान और वसीम अख्तर के मुंह से जो आग निकला करती थी इन लोगों के लिए, अब वहाँ से भी सन्नाटा है, वहाँ से भी खामोशी है। लोगों का, जानने वालों का वाक़फ़ान हाल का दावा नहीं, यकीन है, और उस यकीन की बुनियादी वजह बहुत सारी हैं। मैं भी इस यकीन का हामिल हूँ कि ये सारा का सारा किया धरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का है, और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में सियासतदान सिर्फ नहीं कर रहे, सिर्फ सियासतदान सियासत नहीं कर रहे, और ये पर्सनल कैरेक्टर से आरी कौम है जिनका नाम है सियासतदान। इनकी कोई ना कोई फाइल, इनकी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कजी, कोई ना कोई ऐब, ये इसी वजह से हमेशा ब्लैकमेल होते हैं। ये तमाम दावे कि हम ए पॉलिटिकल हैं, वो भी आज इस कोशिश के साथ ज़मीं बोस हुए। आप देख रहे हैं कि ये राम लखन की जोड़ी जो क़यामत ढाने जा रही है। मैं आपको कुछ खबरें और बताऊं। PSP जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब यानी कि पार्टी का नाम बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पतंग के इंतखाबी निशान पर इंतखाब में ना जाया जाए, क्योंकि जाहिर है कि मैंने आपको बताया इस हवाले से बहुत सी चांदमारी मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद कर चुके हैं। वोटर्स को तो छोड़िए, अपने कारकुनान को और अपने रहनुमाओं को कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जनाब आप सोचिए कि वही मुस्तफ़ा कमाल साहब जब ये सारी हैरत अंगेज़ मूव के बाद इस्लामाबाद से लैंड करते हैं तो वहाँ एक तासुर ये देने की कोशिश की गई कि कमाल ही कमाल है, मुस्तफ़ा कमाल है। लेकिन मैं आपको दिल पर हाथ रख करके, कसम खा करके ये बता रहा हूँ कि सूरत हाल ऐसी नहीं है। न सिर्फ PSP बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में भी सिर्फ उस गैबी हाथ यानी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से खामोशी है, बज़ाहिर खामोशी है, लेकिन दरूने खाना खिचड़ी पक रही है। बाबू लोग नहीं चाहते कि एक मरतबा फिर उन लोगों पर, उन लोगों के साथ बैठ करके और चाय पिए, बाम शीरो शक्कर दिखाई दें, जिन्होंने उनकी फाइलें खोली हैं, जिन्होंने वसीम अख्तर की का पोस्टमार्टम किया था। फवाद चौधरी साहब का एक बयान पेश करके और फिर बात खत्म करूंगा। फवाद चौधरी कह रहे थे कराची रोशनियों का शहर था, सारे गुंडे जमा करके MQM बना दी गई। एस्टेब्लिशमेंट को फिर ख्याल आया कि पार्टी हमारी होनी चाहिए। अब फिर ख्याल आ रहा है कि बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागाह की कोशिश की जाए। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आते हैं इनसाइड स्टोरी पर। अगर बात करें अवाम का मसला क्या है, नंबर 1 तो वो है महंगाई।
यहाँ सियासत ज़रूर हो रही है और मुख्तलिफ धड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन वही MQM जो ये बहाना बना कर गई थी इमरान खान साहब का साथ छोड़कर कि जी महंगाई बहुत हो गई है, आज पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 2022 में सबसे महंगा तरीन साल इसको करार दिया गया है। इनसाइड स्टोरी में इसी पर बात करते हैं। सिद्दीक जान, तो अब इमरान खान साहब ने बिड़ा उठाया है, अब वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आपको लगता है इससे कोई दबाव बढ़ेगा हुकूमत पर? देखें, दबाव बढ़ना चाहिए। उसामा गाजी साहब, मैं आपको बताऊं कि हम रोजाना पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं कल ट्रैवल कर रहा था, रास्ते में एक जगह रुका तो मुझे वहाँ कुछ जर्नलिस्ट मिले और उन्होंने बताया उनकी जहाँ पे ऑफिस था सामने सड़क थी, उन्होंने कहा कि सुबह सुबह यहाँ से बहुत सी खवातीन जो है और बुजुर्ग यहाँ से जाते हैं, जहाँ एक शहर में एक जगह जहाँ से सरकारी आटा मिलता है, तो वो सुबह 6 बजे जाते हैं और वहाँ लाइन में लग जाते हैं और कभी वो आटा 11 बजे आता है, कभी वो आटा 12 बजे आता है। तो वो कह रहे थे कि हमें इतनी शर्म आती है देखकर और इतना दुख और तकलीफ होती है कि यार ये भी तो किसी की माएँ हैं, किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियाँ हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये जाते हैं और पूरा दिन लाइन में लगते हैं, क्योंकि लाइन में जो आगे खड़ा होता है सिर्फ उसको मिलता है। और वो ये कहते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि सिर्फ आधी लाइन को आटा मिलता है और आधी लाइन को वापस घरों को जाना पड़ता है। और वो ये बता रहे थे कि एक मजदूर उनके पास हैं, वो ये कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने आटा लेना होता है उस दिन उनकी दिहाड़ी मिस हो जाती है, यानी क्योंकि 12, 1, 2 बजे तक लाइन में लगना पड़ता है आटे के लिए, तो उस दिन उनकी दिहाड़ी मिस हो जाती है। ये है लोगों का हाल, ये है इस वक्त सूरत हाल अवाम की, ये जो हुकूमत जिसको मुसल्लत किया है उसके जो आउटकम है, देखना चाहिए उनको जो इनको लाए हैं, ये उन्हीं की हुकूमत है। जिस दिन वो न्यूट्रल होंगे उस दिन धड़ाम से गिर जाएगी। इनको लाने वालों को देखना चाहिए कि मुल्क को कहाँ ले गए हैं, कि आज औरतें बुजुर्ग जो हैं वो लाइनों में लगते हैं आटा लेने के लिए और पूरा दिन लाइनों में लगते हैं आटा लेने के लिए सरकारी रेट के ऊपर, और आधे लोगों को मिलता है और आधे लोग 12, 1, 2 बजे घरों को चले जाते हैं। ये कर दिया मुल्क का हाल। इस हवाले से देखना चाहिए। वो शहबाज शरीफ जो कहते थे कपड़े बेच दूंगा, खुदा का वास्ता है लोगों को आटा तो सुकून से दे दें, कम से कम आटा तो लोगों को मिले, औरतों को लाइनों में तो ना लगना पड़े। और ये मैं तो ये हमें करना चाहिए, हमारे अपने चैनल को भी ये करना चाहिए और हमारे तमाम रिपोर्टर्स को करना चाहिए कि ये दिखाएं जहां ये लाइनों में लग के लोग ले रहे हैं, ताकि कुछ तो शर्म आए लोगों को। ये जो ऊपर मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं, जो अपनी करप्शन लूट मार को बचा रहे हैं, जो अवाम में नहीं जाना चाहते कि कुछ भी हो जाए अवाम में नहीं जाना, इस्लामाबाद के अवाम के पास नहीं जाना, पाकिस्तान के अवाम के पास नहीं जाना, कराची हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाने। क्यों डरते हैं आप अवाम में जाने से? क्योंकि इन्हें पता है कि ना ये अवामी मैंडेट से आए हैं, ना ये अवाम के पास जा सकते हैं। ये जिनके बलबोते पर आए हैं, ये उन्हीं के बलबोते पर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, ये उन्हीं के बलबोते पर दोबारा इक़्तिदार लेना चाहते हैं और उन्हीं के जरिए दोबारा आना चाहते हैं। इनको पता है कि अवाम में जब ये जाएंगे तो अवाम इनसे इस चीज का बदला लेगी वोट की पर्ची से। किस बात का? कि आप तो कहते थे कि हम महंगाई मार्च कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि हम जो है वो आपके लिए इक़्तिदार ले रहे हैं, आप तो कहते थे कि जो डीजल है और पेट्रोल है वो 70 रुपए लीटर होना चाहिए, आप तो कहते थे कि आधा आटा जो आधी कीमत पे होना चाहिए, आप तो कहते थे हम तजर्बाकार हैं, आपके हम ही तो कहते थे मीडिया में कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, आएंगे तो देखें आप क्या करेंगे, आप तो कहते थे डॉलर 200 से कम रेट के ऊपर होगा, और आपने मुल्क का हशर कर दिया है। बिल्कुल सही। अब ये बात तो अब लोग भी कर रहे हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ है। अब कम से कम एहतजाज अगर होता है, कुछ दबाव शायद हुकूमत पर बढ़ेगा। नूर आरफीन, आपको लगता है? अच्छा मज़ाहिया सवाल लेके आए हैं, पूरे दिन की थकन उतार देते हैं आप। मुझे इसीलिए तो अच्छे लगते हैं क्योंकि सूरत हाल को इतना ओवर सिंप्लीफाई कभी कभी कर देना भी मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है। लोगों के क़ुलूब और अज़ान को मुसख्खर करने की सलाहियत जो अल्लाह ने आपको दी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपकी ताकत में मज़ीद इजाफ़ा हो और आप मुरझाए हुए दिलों के लिए इसी तरह से तशफ़ी क़ल्ब का सामान करते रहें। भाईजान, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सबको मुँह धो लेना चाहिए। ये आटे की लाइन मैं सिद्दीक जान को बताता हूँ। मेरे भाई, मैं आपसे उम्र में तो बड़ा ही हूँ, मैं 44 साल का हो रहा हूँ और मैं 16 साल का था तो चूँकि मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों ही यानी मुलाजमत पेशा थे, मैं जाकर के यूटिलिटी स्टोर की लाइन में, नवाज शरीफ का पहला वाला दौर था वो, मैं यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगता था, घी और चीनी की लाइन में। मैं बड़ा होता चला गया लेकिन ये लाइन किसी सूरत कमबख्त ख़त्म नहीं हो रही। आटे की लाइन भी है, अब रोटी की लाइन भी है, पेट्रोल की लाइन भी लगी, दवाओं की लाइन भी लगी। और एक बात ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये लाइन अगर ख़त्म हो गई तो ये जमहूरियत अल्लाह मारी मर जाएगी, ये मनहूस जमहूरियत। इसलिए कि जमहूर को लाइन में लगा करके अपने मफादात का नंगा नाच, आपने वो तस्वीर देखी है उन्हें सिलाई की, वो जहाज़ में बैठे हुए अयाशी फरमा रहे हैं सही अपने 4-5 दोस्तों के साथ। या जी आरफीन, मुझे ब्रेक आ रहा है, ब्रेक लेनी है मुझे, और ब्रेक के बाद वायरल स्टोरी पर भी बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे 2022 में क्या कुछ हुआ और अब 2023 में क्या होने वाला है। ब्रेक के बाद
पता चला। बात करते हैं साल 2022 की कि कैसा रहा। 2022 रुखसत होने को है और अगला साल दस्तक दे रहा है। गुज़रे साल से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं। सियासत से लेकर मईशत तक हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हुई। ये भी पहली बार हुआ कि DJISI को सियासी मामलात में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल कर दिया तो सहाफ़ियों के लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहा। इमरान रियाज खान पर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को मुल्क छोड़ना पड़ा। इस जलावतनी में अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ की वालिदा दुहाई देती रह गई अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ। आखिर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा, लेकिन जिन्हें अरशद शरीफ की वालिदा ने नामजद किया उनका नाम FIR में फिर शामिल नहीं किया गया। शहबाज गिल और आज़म स्वाति को भी नाजायज़ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। आज़म स्वाति तो अब भी कैद में है और हुकूमती जबर का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने 2 बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया। पहले मार्च के दौरान PDM की पंजाब हुकूमत ने PTI के खिलाफ बदतरीन कार्रवाइयाँ की, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। जबकि दूसरे मार्च के दौरान 3 नवंबर को वज़ीराबाद में कंटेनर पर फायरिंग से इमरान खान जख्मी हो गए। इस वाक़े का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद दर्ज हुआ। ये मार्च हमले के बाद भी जारी रहा और 17 दिसंबर को इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, मगर हुकूमत इसकी राह में रुकावटें डालती रही और ताहाल असम्बलियों की तहलील नहीं हुई। PDM ने 2 दावे किए थे, लेकिन वक्त और हालात ने दोनों को झूठ साबित किया। पहला दावा महंगाई खत्म करने का था। अप्रैल से लेकर अब तक महंगाई 27% तक बढ़ी है। दूसरा दावा सियासत नहीं रियासत बचाओ का था। हालात और वाक़यात ने इसे भी गलत साबित कर दिया है। सिर्फ हुक्मरानों को 1200 अरब की करप्शन मुकदमात के खात्मे की सूरत रिलीफ मिला। रियासत की बात करें तो तजर्बाकारों की हुकूमत ने मईशत डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दी और अब भी इलेक्शन से फरार के जरिए सियासत बचा रहे हैं। इलेक्शन को लेकर इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन का मामला अहम है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मौखर किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को आज कलअदम करार दे दिया और कल यानी 31 दिसंबर को ये इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कराने का हुक्म दिया। क्या रातों रात इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है? कल क्या होने जा रहा है ये बहुत अहम है और इससे फिर हमें अगले साल के हवाले से पता लग जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ PDM को शिकस्त तो यकीनन ये उनके लिए बहुत सुबकी होगी कि 13 जमातें मिलकर वफाकी दारुल-हुकूमत के बल्दियाती इलेक्शन भी हार जाती हैं, क्योंकि यहाँ तो उनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है और जाहिर है कि उनके लिए एक परेशानी की बात है कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने अवाम को जो महंगाई का ये तोहफ़ा दिया और उनके साथ जो धोखा किया लोगों के साथ, तो अब जब लोगों में जाएंगे और वोट करेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। अब वायरल स्टोरी पर हम आते हैं और डिफ़ॉल्ट की जिस तरह बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो हम नज़र डालते हैं कि डिफ़ॉल्ट है क्या और अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उस सूरत में फिर सूरत हाल किसी मुल्क की क्या होती है। तो डिफ़ॉल्ट तो एक तो ये चीज़ कि अगर कोई मुल्क अपना कर्ज़ जो उसने बैरूनी कर्ज़े हैं उनकी किस्त अदा नहीं कर सकता, अगर कोई भी मुल्क, तो फिर उसको कहा जाता है कि जी ये डिफ़ॉल्ट कर गया है। और इसके बाद दिवालियापन की पहली अलामत ज़र मुबादला ज़खायर कर्ज़ की किस्त से कम हो जाते हैं। आलमी मंडी में क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है, मुल्क को मज़ीद कर्ज़ नहीं मिलता। बैरून मुल्क मुकीम शहरी गैर मुल्की करेंसी अंदरून मुल्क भेज कर मदद कर सकते हैं। और फिर ये कि अवाम मुल्की मसनूआत का ज़्यादा इस्तेमाल करके हुकूमत की मदद कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए मुल्क तो फिर अवाम को सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। हुकूमत ज़्यादा टैक्स, ट्रेजरी बिल्स और गैर मुल्की कर्ज से सरमाया इकट्ठा कर सकती है। और अगर हम तारीख़ में जाएं तो 1840 में अमेरिका, 1994 मेक्सिको और 1998 रूस, जबकि 2008 में आइसलैंड डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। सिद्दीक जान, ये अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये अब डिस्कस हो रहा है हर तरफ, इसहाक डार माने ना माने, तो अब तो ये सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें फिर क्या किया जाएगा, क्या सूरत हाल होगी, ताकि ये ना हो कि मुल्क में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाए। देखिए, अवाम डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। अवाम के नज़दीक तो ये निज़ाम जो मुआशी निज़ाम है हमारा वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि इस वक्त घर नहीं चल रहे लोगों के। इस वक्त लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोगों को मायूसी नज़र आती है, अंधेरे नज़र आता है। बाकी मेरा ख्याल है कि जो बहुत से ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको तो तब उन तक ये आग पहुंचेगी अगर उनकी तनख्वाहों के पैसे ना बचे।
तो उनकी जब तनख्वाहों के पैसे नहीं बचेंगे फिर उनको पता चलेगा कि ओहो वाकई कुछ हो गया है मुल्क में। वरना अभी तो सारे ऐसे बैठे हैं जैसे इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जैसे ये जो लाई गई हुकूमत है, जो इम्पोर्ट की गई हुकूमत है, जैसे इसने आके लोगों की जिंदगियों में इतना आराम ले आए हैं, इतना सुकून ले आए हैं कि लोग बिल्कुल खामोश हो गए हैं, अपनी जिंदगी में बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। लेकिन लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे। उनको तो ये लग रहा है, उनको लगता है कि उनका बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। शहबाज शरीफ जिसको वो जीनियस समझते थे, जिसको वो समझते थे कि शहबाज शरीफ आएगा पाकिस्तान को पंजाब स्पीड के लेवल के उसके ऊपर, जैसे पंजाब स्पीड कहा जाता था, पाकिस्तान स्पीड बना देगा, यहाँ पर दूध और शहद की नहरें होंगी, पता नहीं पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो मसला ये यहाँ पर ये होता है कि हमारे इदारे जब कोई गलती कर बैठते हैं फिर वो अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये अगर हम कहेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारी शर्मिंदगी है, हमारी रुसवाई है, हमारी कमज़ोरी साबित होगी कि हमने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। हुजूर, गलती का एतराफ़ करने वाला बड़ा होता है, जिसको गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए, एहसास हो जाए। आप जब तक अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे, मुल्क उसकी कीमत अदा करता रहेगा, मुल्क उसकी कीमत चुकाएगा, लोग उसकी कीमत चुकाएंगे, लोगों को ये बोझ उठाना पड़ेगा, आवाम को ये बोझ उठाना पड़ेगा। जिनकी सरकारी नौकरियां हैं, जिनके पास पैसे अभी भी मौजूद हैं, जिनके बच्चे, औलादें, जदादें सब कुछ बाहर है, जिनके मफादात बाहर हैं, या जिनके बाहर वालों से इतने अच्छे तल्लुकात हैं कि वो कम से कम ना उनको फैमिली ना वो डिफॉल्ट हुए, ना उनको कोई डिफॉल्ट का खतरा है, क्योंकि वो तो टिकट कटवाएंगे, बाहर भाग जाएंगे, बाहर उनको कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला इस मुल्क के लोगों का है, इस मुल्क के आवाम का है, जो बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ना बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। सिद्दीक जान, आपकी बात सही है, लेकिन ये जिस मुल्क को इन्होंने नोचा है, 10 अरब डॉलर तो सिर्फ हमें पता चलता है कि जी दुबई में ही हैं प्लाजे और ये सब कुछ, और वहाँ जब कोई जाता है तो बताता है कि वहाँ टैक्सी वाले यही बात करते हैं कि जी ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है, ये बातें वहाँ पर होती हैं। तो नूर आरिफिन, आपको क्या लगता है, वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है एक तरह से, और ये लोग वाकई बाहर भाग जाएंगे जब ये ऐलान होगा इस चीज़ का? तो अच्छा, आप वाकई इतने मासूम हैं या पोर्ट्रे कर रहे हैं? मैं ये समझ, पहले तो ये बताएं। नहीं, यहाँ तो अभी तो हुकूमत में बैठे, कौन कौन जाएगा? चले शरीफ खानदान चला गया, आपको लगता है कि सारी लीडरशिप क्या मुल्क छोड़कर चली जाएगी? यहाँ से अगर चले जाएंगे तो फिर लूटेंगे किसे? ये और भाई, एक आदमी को हराम खाने का मुंह लग जाता है ना, तो फिर उसके लिए हलाल के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। और हराम खाने वाले को हमेशा हराम खाने का कोई ना कोई तकड़, कोई ना कोई सोर्स मिल ही जाती है। उसके अंदर एक विल पावर इतनी होती है, वो कहता है मैंने हराम ही खाना है, उसके घर के दरवाजे पे हलाल पड़ा होगा, वो नहीं खाएगा। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि मतलब लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, डिफ़ॉल्ट। भाई, सियासी दिवालियापन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ इखलाकी दिवालियापन नज़र नहीं आ रहा किसी को? ये बहुत सारी आवाज़ें अभी सुनाई दे रही हैं, कोई अपने हिसाब से मज़हब की कोई तशरीह कर रहा है, उस पर मुफ्ती मुनीब साहब को मैदान में आना पड़ता है, वो बातें कर रहे हैं। उसके ऊपर आप देख रहे हैं पता नहीं किस किस की क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। मतलब हम तो हर तरह से दिवालिया हो चुके हैं भाई। सियासी दिवालियापन की जो आप बात कर रहे हैं, माशी दिवालियापन की जो आप बात कर रहे हैं, हम हर तरह से हम दीवाने हैं और दिवालियापन का शिकार हैं, हम जवाल का शिकार हैं। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं ये बात हम कर रहे हैं, और ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी रहेगी। मैं तंग आ चुका हूँ लिटरली ये बात प्रोग्राम में कर करके, ज़ाती मुलाकातों में कर करके। मैं जब कहीं जाता हूँ लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे मैं पाकिस्तान की तरक्की पे पैर रख के खड़ा हूँ, सर हालात कब ठीक होंगे? अबे मैंने पाकिस्तान के हालात ख़राब किए? घर से बाहर निकलने के लिए तुम लोग राज़ी नहीं हो, लाइन में लग लग के तुम लोग ख्वार हो रहे हो, जूते खा रहे हो, जलील हो रहे हो। मैं तबर्रा कर करके थक गया हूँ, मगर कोई प्रेस क्लब पे आने के लिए तैयार नहीं है, और मुझसे पकड़ करके ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे वोट दिया था। घर में पानी नहीं आ रहा तो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। खुदा के बंदो, इतना तंग तुमने अपने एमएनए एमपीए को किया होता, यूसी नाजिम को ख्वार किया होता, तो वो तंग आकर के तुम्हारे हालात बेहतर करने की आरिफिन भाई शायद वो समझते हैं, चले उनका एक था ना, वो आपको कुछ सुनते हैं टेलीविजन पर, तुमको लगता है कोई तो है जो उनकी बात कर रहा है, और जो उनके अंदर एक दुख और तकलीफ है, आप उसका इजहार तो कर देते हैं कम से कम। ये तो उनको तसल्ली होती है, इसलिए शायद आपसे आकर पूछते हैं कि क्या बनेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।